हेलो एवरीवन। हम आज चैप्टर 3 पार्ट 2 करने जा रहे हैं, क्लास 11th का अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। हमने पार्ट 1 किया था। पार्ट 1 में हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मीनिंग पढ़ा था कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल कितने ज़रूरी होते हैं। ठीक है, फिर हमने उसका नेचर भी पढ़ा था। ठीक है, नेचर पढ़ने के बाद हमने उसकी नीड पढ़ी थी कि हमें उसकी ज़रूरत क्यों होती है। यही सब कुछ हमने पढ़ा था ना। तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, कौन कौन से अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कौन कौन से अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए। तो ये जो वीडियो है और जो इसके अंदर कंटेंट है, मतलब 11th क्लास में सबसे ज़्यादा द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है ये, जिसमें से एक क्वेश्चन 101% आता ही आता है। 100% ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा इन कॉन्सेप्ट्स में से, क्योंकि ये जो प्रिंसिपल्स है ना, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्योंकि इनके ही बेस पर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो रिकॉर्ड होती है वर्ल्ड वाइड। इसीलिए हम किसी भी कंपनी के साथ अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स को कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें रिकॉर्ड करने का तरीका सेम होता है। थोड़े बहुत चेंजेस हम कर सकते हैं टाइमली, अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी, लेकिन इनका जो बेस होता है वो होते हैं ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का जो बेस होता है वो होते हैं अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इसीलिए सभी कंपनी, सभी बिजनेसेस के अंदर अकाउंटिंग डाटा रिकॉर्ड करने का मेथड सेम रहता है। ठीक है, अब वो मेथड क्या होता है, क्या नहीं होता, उस चीज़ का जो बेस है ना वो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो जो ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से समझना है, क्योंकि ये बेस है आपका। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, और ध्यान रखना दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल सबसे पहले दो चीज़ों में डिवाइड किए हुए हैं। एक होते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स या अकाउंटिंग अजम्पशंस, हम बोल सकते हैं, कॉन्सेप्ट हैं ये। और दूसरे आते हैं हमारे अकाउंटिंग कन्वेंशंस। ठीक है, और दूसरे होते हैं हमारे अकाउंटिंग कन्वेंशन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो हमारे 11 कॉन्सेप्ट्स हैं, तो उसको करने में भी बहुत टाइम लग जाएगा। इसलिए कन्वेंशंस जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, आज इस वीडियो में हम क्या करेंगे, 11 जो हमारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, अकाउंटिंग अजम्पशंस है, वो सभी पढ़ेंगे। और बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना है, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सबसे पहले अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट देखो। वही अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल दो टाइप से होते हैं, एक होते हैं अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और एक होते हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस। ठीक है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होता है। सबसे पहले अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स है क्या, मतलब क्यों है ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। इन ऑर्डर टू मेक द अकाउंटिंग लैंग्वेज, ताकि अकाउंटिंग लैंग्वेज कन्वे द सेम मीनिंग टू ऑल पीपल, सभी लोगों को एक ही मीनिंग कन्वे करे। अकाउंटिंग लैंग्वेज है ये अकाउंट्स की लैंग्वेज होती है, जिससे कि सभी लोगों के पास अकाउंट्स का सेम मीनिंग पहुंचे। ठीक है, और वो और ज़्यादा मीनिंगफुल हो जाए। मोस्ट ऑफ द अकाउंटेंट, बहुत सारे अकाउंटेंट्स हैं जो एग्री करते हैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पर। ठीक है, और जो कि फॉलो भी किए जाते हैं फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए इन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को फॉलो किया जाता है। कुछ अकाउंटेंट्स हैं जो इसको फॉलो नहीं करते, कुछ अकाउंटेंट्स हैं जो इसको फॉलो करते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये अकाउंटिंग का एक ब्रीफ है कि अकाउंटिंग डाटा कैसे रिकॉर्ड होता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझने बहुत ज़रूरी है, और इसको मोस्टली जो अकाउंटेंट्स हैं वो फॉलो करते हैं। कुछ एक कॉन्सेप्ट्स हैं जिनसे कुछ लोग एग्री नहीं करते, क्योंकि एज यू ऑल नो दैट क्रिटिसिज्म तो हर जगह होता ही होता है। तो बहुत सारे अकाउंटेंट्स हैं जो इन कॉन्सेप्ट्स को फॉलो नहीं करते, और बहुत सारे अकाउंटेंट्स हैं जो इन कॉन्सेप्ट्स को फॉलो करते हैं। ठीक है, हमें ये पढ़ना है कि अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों इतने ज़रूरी है। मैं बार बार बोल रही हूँ कि ये बहुत ज़रूरी होते हैं अकाउंट्स की लैंग्वेज में। अकाउंट सीखने हैं अगर आपको, तो पहले आपको अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट का पता होना चाहिए। तो ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इतने ज़रूरी क्यों होते हैं, मतलब ऐसा क्या इनके अंदर होता है और क्यों ज़रूरी है ये। सबसे पहली चीज़, द इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट इज़ दैट इट्स एप्लीकेशन इज़ इन्वॉल्व इन एवरी स्टेप ऑफ रिकॉर्डिंग। इन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की जो एप्लीकेशन है, मतलब जो हम रिकॉर्डिंग करते हैं ट्रांजैक्शन की, सबसे पहला काम क्या होता है, ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड ही करते हैं ना आइडेंटिफाई करने के बाद। तो रिकॉर्डिंग करने के लिए, ठीक है, रिकॉर्डिंग करने के लिए अकाउंटिंग डाटा को इन्हीं कॉन्सेप्ट्स को हमें अप्लाई करना पड़ता है।
ये रूल्स हैं कि हम रिकॉर्डिंग कैसे करेंगे, ठीक है, किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को एंटरप्राइज की। तो ये इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहली इंपॉर्टेंस कि ये रिकॉर्डिंग के हर स्टेप में अप्लाई होते हैं। ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट रिकॉर्डिंग के हर स्टेप में अप्लाई होते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंस, ये जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स है, एज वी सेड इन अर्लियर वीडियोस, कि ये जो गैप होता है अकाउंटिंग जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स की, ये हर जगह फॉलो किए जाते हैं, ठीक है। ये हमें हेल्प करता है। अब देखो, अब ये पहले से सेट है कि ये प्रिंसिपल्स है हमारे, ये कॉन्सेप्ट है, ये ऑलरेडी सेट है। तो इससे क्या होता है, अकाउंटेंट्स का टाइम बच जाता है, उनके एफर्ट्स बच जाते हैं, उनकी एनर्जी बच जाते हैं, सब कुछ बच जाता है ना, क्योंकि उनके पास फ्रेमवर्क जो है वो ऑलरेडी सेट है। उनको दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है कि वो जो है अपना जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे प्रिपेयर करे, कैसे उसका बेस बनाए। उनको ये ओके, इट मीन्स क्या हुआ कि उनके पास जो फ्रेमवर्क होता है वो पहले से सेट होता है, जिससे उनका टाइम, उनके एफर्ट्स और उनकी एनर्जी सब कुछ क्या हो जाता है, सेव हो जाता है। तो ये भी बहुत बड़ा फ़ायदा होता है अकाउंटेंट्स को। थर्ड, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड रिपोर्ट्स। ये जो है ना इम्प्रूव करता है क्वालिटी को। इससे क्या होता है, हमारी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उनकी क्वालिटी अच्छी होती है। इससे क्या होता है कि हर एक अकाउंटेंट इसको अच्छे से समझ सकता है, अंडरस्टैंडेबिलिटी इंक्रीज होती है, रिलायबल डाटा होता है, रिलीवेंट डाटा होता है, कोई भी अननेसेसरी चीज़ नहीं होती, और कंपैरेबिलिटी होती है, ठीक है ना। और बहुत ईजी है इनको करना है। ऑफ सच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड रिपोर्ट्स आर ईजी टू डू। समझ गए, ये इसकी क्वालिटी है कि हम जो है इसके अकॉर्डिंग, हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो वो एक तो सभी के द्वारा अंडरस्टैंडेबल है, उनके अंदर डाटा बिल्कुल रिलायबल होगा, कोई भी इररिलेवेंट डाटा नहीं होगा, और हम उसको ईजिली कंपेयर कर सकते हैं। समझ गए। तो ये तीन इंपॉर्टेंस है इसकी। सबसे पहली इंपॉर्टेंस क्या पढ़ी थी हमने, कि ये जो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट होते हैं ये रिकॉर्डिंग के हर स्टेप में फॉलो किए जाते हैं, हर स्टेप में अप्लाई किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारी सेकंड थी, दिस जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट हेल्प टू सेव द अकाउंटेंट्स। ये अकाउंटेंट्स का टाइम, उनका एफर्ट और उनकी एनर्जी को क्या कर देते हैं, सेव करते हैं, क्योंकि इनके पास जो फ्रेमवर्क होता है वो पहले से सेट होता है। और इससे क्या होता है, हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की क्वालिटी बढ़ती है। हम ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ईजिली प्रिपेयर कर सकते हैं, ऐसी रिपोर्ट्स हम ईजिली प्रिपेयर कर सकते हैं जिसको हर कोई समझ सके, उसके अंदर हम रिलायबल डाटा ला सके, और वो जो डाटा होगा वो होगा भी बिल्कुल रिलीवेंट और कंपेरेबल, ठीक है, इन अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट की हेल्प से। अब एज़ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, जो हमारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं वो हम आगे पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कौन से होते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो कि हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूट है, जो हमारा ICAI पढ़ा होगा आप सबने, CA जो बच्चे जहाँ से करते हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने 3 फंडामेंटल जो हमारे बेसिक हैं, जो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं, वो 3 बेसिक कॉन्सेप्ट हैं या 3 बेसिक अजम्पशंस है अकाउंट्स के अंदर। 3 बेसिक है, लेकिन और भी होते हैं। 3 हमारे जो 3 है, ये क्या है, हमारे बेसिक अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स है, कि ये तो फॉलो होगा ही होगा बाय ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन। हर कोई इसको फॉलो करेगा, फॉलो बाय एवरीवन। इसको कौन फॉलो किया जाता है, बाय एवरी फर्म। हर एक फर्म इसको फॉलो करेगी। पहला गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, एक्रूअल कॉन्सेप्ट, ठीक है। इनके मीनिंग हम आगे पढ़ेंगे। और ये जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, assumptions होते हैं, विच आर प्रिज्यूम टू हैव बीन फॉलो इन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इन कॉन्सेप्ट को हम क्या करते हैं, प्रिज्यूम करके चलते हैं कि ये हमें फॉलो करने ही होंगे इन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। कुछ और अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स है, जैसे कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट और ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट, ठीक है। इन 11 के 11 कॉन्सेप्ट को हम इस वीडियो में करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा आता है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। अब गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट इट इज़ अज्यूम दैट बिजनेस विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड इन द फ्यूचर। इस कॉन्सेप्ट के दौरान हम क्या मान के चलते हैं कि जो हमारा बिजनेस होता है
वो फ्यूचर तक चलेगा। देखो अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो, मान लो आपने कैपिटल उसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर दी, पैसे लगा दिए, आपने 10 लाख रुपए लगा दिए, तो आप ये मान के चलते हो ना कि हाँ हमारा बिजनेस अच्छा चलेगा, या पहले ही मान के चलते हो कि हमारा बिजनेस तो 1 महीने में बंद हो जाएगा, या 1 साल में बंद हो जाएगा, या 5 साल में बंद हो जाएगा। हम क्या सोच के चलते हैं कि हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा फ्यूचर में। ये अजप्शंस तो आप एक बार माइंड में रख के ही चलते हो ना। गोइंग कंसर्न का मतलब क्या है? ऐसा कंसर्न, ऐसा बिजनेस, ऐसी फर्म जो हमारी चलती ही रहेगी इन फ्यूचर। इसका ये सिंपल सा मीनिंग है, ठीक है। इसमें हम क्या तभी देखो, अब हम बैंक से लोन लेने जाते हैं, हमने 10 लाख का लोन ले लिया, ठीक है। हम किस बेसिस पे ये लोन लेने जा रहे हैं? क्योंकि हमें पता है कि हमारा बिजनेस चलेगा आगे, इन फ्यूचर हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, जिसके बेसिस पर हम लोन ले लेते हैं इतने बड़े बड़े, और फिर उनको इंस्टॉलमेंट्स में पे करते हैं। तो बिजनेस विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड इन द फ्यूचर, ठीक है। जो बिजनेस की ट्रांजैक्शंस होती है वो भी इसी अजम्पशन में रिकॉर्ड की जाती है। द ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ बिजनेस ऑन द अजम्पशन दैट इट इज़ अ कॉन्टिन्यूइंग एंटरप्राइज, क्योंकि हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि जो हमारा एंटरप्राइज है वो कॉन्टिन्यूइंग है, वो चलता रहेगा, ठीक है। जैसे कि अभी एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि हमने एक फिक्स एसेट परचेज किया, ठीक है। मान लेते हैं हमने 15 लाख की एक मशीन परचेज कर ली, ठीक है। लेकिन क्या हमने मान लो जिस साल वो 15 लाख की मशीन परचेज की, तो क्या हम 15 लाख का खर्चा मान लेंगे उसी साल? नहीं। वो 15 लाख की मशीन क्या हमारी सिर्फ 1 साल ही चलेगी? वो 15 लाख की मशीन हमारी 10 साल, 15 साल, जितने साल भी हम अपने बिजनेस की लाइफ को अज्यूम करेंगे उतने साल चलेगी, और उसकी कॉस्ट भी उतने ही सालों में डिवाइड हो जाती है। इफ़ फिक्स्ड एसेट इज परचेज देन इट्स कॉस्ट, जो उसकी कॉस्ट होती है, इज स्प्रेड ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। जो उसकी यूजफुल लाइफ हम अज्यूम करके चलते हैं, उसकी कॉस्ट को उतने ही सालों में स्प्रेड कर दिया जाता है, और उसकी टोटल कॉस्ट को एक्सपेंस नहीं माना जाता इन द ईयर ऑफ परचेज। जिस साल हमने उसको परचेज किया है उसी साल हम उसको एज अ खर्चा, एज अ एक्सपेंस कंसिडर नहीं करते। हम उसकी थोड़ी थोड़ी कॉस्ट लेते हैं हर साल। जैसे कि 15 लाख का हमारा जो है फिक्स्ड एसेट है, हमने माना कि ये हमारी 15 साल तो चलेगी ही चलेगी, 15 साल चलेगी, तो 15 साल के अंदर हम हर साल 1 लाख रुपीज़ जो है एज एन एक्सपेंस माइनस करते रहेंगे हमारे अकाउंट्स में से। इस तरीके से होता है ये, ठीक है। पूरी की पूरी कॉस्ट इन द ईयर ऑफ परचेज डिडक्ट नहीं होती है। जैसे कि अब मान लेते हैं आउटसाइड पार्टीज़ है, उनको हमारे साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने हैं, ठीक है। एंटरप्राइज के साथ हमें लोन लेना चाहते हैं, फिर हमें वो देना चाहते हैं, ठीक है। वो हमारे एंटरप्राइज के शेयर्स खरीदना चाहते हैं। तो ये सब इसी बेसिस पर होता है ना, क्योंकि हमारा बिजनेस लंबा चलेगा। वो हमारे शेयर्स भी परचेज कर सकते हैं, वो हमसे डिबेंचर्स भी ले सकते हैं, वो हमें लोन दे सकते हैं, लोन के बदले में हम एज ए सिक्योरिटी अपना बिजनेस रख सकते हैं, या फिर हम उनको इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम जो है ये अज्यूम करके चलते हैं कि जो वो हमारा बिजनेस होगा वो क्या होगा? गोइंग कंसर्न होगा, वो हमारा चलता ही रहेगा, ठीक है। तो ये पहली अजप्शन है, और बहुत ही बेसिक अजप्शन है, जो हम मान के चलते हैं कि हमारा जो बिजनेस है विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड इन द फ्यूचर। फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्लियर। सेकेंड कॉन्सेप्ट हमारा जो आता है बेसिक कॉन्सेप्ट, वह है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। अब कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या होता है? देखो, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है? अगर हम एक बार देखिए कंसिस्टेंसी का मतलब होता क्या है वैसे। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है कि हम मतलब कंसिस्टेंट है, मतलब कि हम लॉयल हैं किसी चीज़ को लेकर। हम जैसे अकाउंट्स है, अकाउंट्स को प्रिपेयर करने का जो हमारा मेथड है वो एक ही मेथड हम फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। जस्ट मतलब लॉयल्टी दिखाना, किसी मेथड के टुवर्ड्स लॉयल होना। लॉयल मतलब कि वन मेथड अडोप्टेड, कि हम जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही मेथड अडोप्ट करते हैं, वन मेथड अडोप्ट कर रहे हैं इन प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन सेवरल ईयर्स। बहुत सारे ईयर्स हो गए हम एक ही मेथड अडोप्ट कर रहे हैं, मतलब कंसिस्टेंसी है हमारे मेथड्स में। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस वंस सिलेक्टेड, एक बार आपने सेलेक्ट कर लिया कि आपने ये मेथड अपनाना है, ठीक है, आर फॉलो एवरी ईयर, उन्हें ही हम हर साल फॉलो कर रहे हैं। जैसे अब हम मशीन्स के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाते हैं, उसकी एज्यूम करते हैं लाइफ की कितना चलेगा, वो उसके ऊपर अकॉर्डिंगली डेप्रिसिएशन लगाते हैं। तो डेप्रिसिएशन निकालने के 4 to 5 मेथड्स होते हैं, लेकिन हम उसमें एक मेथड को चूज़ कर लेते हैं, क्योंकि आप जो भी मेथड चूज़ करोगे उससे आपके प्रॉफिट पर असर पड़ेगा।
इसलिए हम क्या करते हैं, उसको कैलकुलेट करने का एक मेथड चूज़ कर लेते हैं और उसी मेथड को हम आगे सभी सालों में अप्लाई करते हैं। उसको बोलते हैं कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। इससे क्या होता है कि अगर आपने कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट फॉलो किया हुआ है, आपने एक ही मेथड चूज़ किया हुआ है, तो आप इजीली कंपेयर कर सकते हो चीज़ों को। इजी कंपेयर, हम क्या कर सकते हैं, इजीली कंपेयर कर सकते हैं, एक साल से दूसरे साल की चीज़ों को कंपेयर कर सकते हैं। या फिर जो दो फर्म्स हैं, मान लो उन्होंने सेम मेथड अप्लाई किया है, तो हम उन दो सेम फर्म्स को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, दे शुड बी अप्लाई कंसिस्टेंटली ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। जब तक हमारा बिजनेस चलेगा ये अप्लाई होती रहती है कंसिस्टेंटली। इट हेल्प्स इन, देखो, कंपैरेटिव स्टडी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसकी हेल्प से हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑफ करंट ईयर विद दैट ऑफ अ प्रीवियस ईयर। मतलब कि पिछले साल के साथ, करंट ईयर मतलब ये वाला जो हमारा चल रहा होता है, प्रीवियस मतलब पिछला साल, तो पिछले साल के साथ अपने इस साल को हम कंपेयर कर सकते हैं बहुत ही ईजिली। और इससे क्या होता है, कोई भी पर्सनल बाइजनेस नहीं रहती, क्योंकि हम एक ही मेथड यूज़ कर रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि हमने कोई नया मेथड लगाया है, किसी ने अपना पर्सनल ओपिनियन दे दिया, अपनी पर्सनल जजमेंट दे दी। इससे ये फैक्टर ही ख़त्म हो जाता है अगर हम कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट को लगाते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपने कंसिस्टेंसी मतलब कि आप सिर्फ एक ही मेथड फॉलो करोगे चाहे कुछ भी हो जाए। नो, इट डजंट मीन लाइक दैट। इट मीन्स कि अगर आप ये मेथड यूज़ कर रहे हो तो आपको कोई मतलब कंपलसरी नहीं है, या आपको कोई, जैसे कि आपके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि आप यही कॉन्सेप्ट फॉलो करो, आप यही मेथड फॉलो करो। विद द टाइम, टाइम के साथ साथ, विद द पैसेज ऑफ टाइम एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट, टाइम, इन सब को ध्यान में रखकर अगर आपको लगता है कि आपको थोड़े चेंजेस करने चाहिए, तो आप अपने मेथड्स में चेंजेस भी कर सकते हो। ठीक है, देखो, प्रीवियस पॉलिसी कैन बी चेंज, इन पॉलिसीज़ को हम चेंज भी कर सकते हैं इफ़, अगर लो के बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में ही चेंजेस आ गए, लो ही चेंज हो गया, तो हमें भी अपने मेथड्स को चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमें लगता है कि हम मेथड चेंज करेंगे तो हमारी जो प्रेजेंटेशन होगी वो और ज़्यादा मीनिंगफुल होगी, और ज़्यादा अच्छा मेथड हम यूज़ कर रहे हैं, तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि हमारे डाटा और ज़्यादा यूज़फुल होगा, और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनेगा, और ज़्यादा मीनिंगफुल बनेगा, तो हम उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपने चेंजेस किए हैं, अगर आपने मेथड चेंज किया है, तो वो आपको शो करना होगा, ताकि हर कोई उसके बारे में अवेयर हो सके। ठीक है, जैसे कि चेंजेस शुड बी डिस्क्लोज, जो भी हम चेंजेस करेंगे वो हमें डिस्क्लोज करने पड़ेंगे बाय द वे ऑफ फुट नोट्स। फुट नोट्स मतलब कि हम नीचे नोट्स में डाल देंगे। जैसे हमने मान लो अकाउंट प्रिपेयर कर लिया, ये हमारा अकाउंट प्रिपेयर हो गया, तो हमने यहाँ पे एज अ फुट नोट हमने यहाँ पे डाल दिया कि हमने जो है क्या करा है, मेथड चेंज कर लिया है। हमारा समझ में आ गई बात, कि हमने क्या करा, बाय द वे ऑफ फुट नोट्स, ताकि जो उसके यूज़र्स हैं ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, वो अवेयर रह सके चेंज के बारे में, उन्हें पता चल जाए कि हाँ हमने चेंजेस किए हैं। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट क्या होता है, जिसके अंदर हम जो अकाउंटिंग पॉलिसी या प्रोसीजर हमने एक बार सेलेक्ट कर लिया, हम उसी को अडॉप्ट करते हैं हर साल, कंसिस्टेंटली उसको फॉलो करते हैं, ताकि हम इजीली कंपेयर कर सकें हमारे करंट ईयर को प्रीवियस ईयर के साथ, और इसमें कोई भी बाइजनेस नहीं होती। बट अगर चेंजेस करने की ज़रूरत पड़ती है तो हम उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। अगर चेंजेस करने से हमारी प्रेजेंटेशन और अच्छी होती है तो हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं, बट हमें वो चेंजेस फुट नोट्स के थ्रू डिस्क्लोज करने होंगे, ताकि यूज़र्स को इस बारे में पता चल जाए कि हमने हमारे मेथड्स में चेंजेस किए हैं। ठीक है, थर्ड हमारा कॉन्सेप्ट आता है एक्रूअल कॉन्सेप्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले, इन अकाउंटिंग एक्रूअल बेसिस प्रोवाइड मोर अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन। एक्रूअल बेसिस के थ्रू हमें क्या मिलती है, बहुत ही अप्रोप्रिएट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज, अबाउट द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज की परफॉर्मेंस के लिए, एज़ कम्पेयर टू कैश बेसिस। मतलब कि दो बेसिस होते हैं, देखो अकाउंट्स प्रिपेयर करने के दो बेसिस होते हैं, एक होता है कैश बेसिस और एक होता है एक्रूअल बेसिस। ठीक है, कैश बेसिस का मतलब होता है कि जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो कैश में होगी ओनली, और एक्रूअल का मतलब क्या होता है कि जो ट्रांजैक्शन होगी वो कैश में भी हो सकती है और क्रेडिट में भी हो सकती है। ठीक है, एक छोटा सा मीनिंग हम ये समझ सकते हैं इसका, कि ये क्या करता है, ये कैश बेसिस से ज़्यादा अप्रोप्रिएट है, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता कि आपको एट अ टाइम पेमेंट हर चीज़ की मिल जाए, यू हैव टू वेट। तो इट अप्लाइज, और ये दोनों पे अप्लाई होता है, रिवेन्यू के टाइम पे भी अप्लाई होता है और एक्सपेंस के टाइम पे भी अप्लाई होता है। इसका कहने का मतलब क्या होता है, एक्रूअल कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है, जैसे कि मान लो हमने कोई रिवेन्यू अर्न कर लिया है, आगे एग्जांपल है और क्लियर हो जाएगा।
जैसे कि मान लेते हैं कि हमारी जैसे हमें सैलरी मिलती है फॉर एग्जांपल, ठीक है, हम एक एम्प्लॉय है, हमें सैलरी मिलती है, हमें क्या हुआ, हमारी 1 महीने की सैलरी रोक ली जाती है और हमें नेक्स्ट मंथ दोनों मंथ्स की सैलरी मिल जाती है। लेकिन जो हमारा जो जैसे हमने मान लो हमारी जनवरी की सैलरी नहीं मिली, ठीक है, लेकिन फरवरी के बाद हमें जनवरी और फरवरी दोनों की सैलरी मिल गई, ठीक है। लेकिन जो जनवरी की सैलरी होती है ना, एक्रुअल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जनवरी की सैलरी जनवरी में ही काउंट कर ली जाती है, जनवरी में ही लिख दी जाती है कि हमने ये जनवरी में अर्न कर ली। वेदर पेमेंट इज़ रिसीव और नॉट, वेदर हमें कैश मिला या ना मिला इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो हमें जनवरी में अर्न कर लिया, हमने उसको अर्न कर लिया है, एक तरीके से ये बात है। ऐसे ही एक्सपेंसेस का होता है, दोनों पे अप्लाई होता है ये, ठीक है। देखो, रिवेन्यू इज रिकॉर्डेड व्हेन सेल आर मेड या सर्विसेज आर रेंडर्ड। रिवेन्यू रिकॉर्ड कर ली जाती है जब सेल कर दी जाती है। अगर सेल हो गई इट मीन्स हमारा क्या हो गया, रिवेन्यू हो गया। इट इज़ इमटेरियल, इस चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता कैश हमें मिला या नहीं मिला, मतलब कैश मिले या ना मिले, हमारा रिवेन्यू रिकॉर्ड हो जाएगा जैसे ही हमने सेल की, जैसे हमने सर्विसेज प्रोवाइड की, हम उस रिवेन्यू को रिकॉर्ड कर लेंगे। इसी तरीके से एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड इन विच ईयर दे अक्कर टू अर्न रिवेन्यू, मतलब एक्सपेंसेस रिकॉर्ड कर लिए जाते हैं जिस साल वो हो जाते हैं। मतलब क्या हुआ कि हमने रिवेन्यू कमाने के लिए जब भी एक्सपेंस किया, चाहे हमने वो एक्सपेंस पे किया हो या ना किया हो, मान लो हमने गुड्स खरीदी, उस गुड्स का कैरेज का खर्चा लग गया 1500 रुपये का, उस गुड्स को लेके आने का खर्चा लगा 1500 रुपये, वो 1500 रुपये अभी हमने पे नहीं किए हैं, वो हमने पे नहीं किए, बट फिर भी वो एक्सपेंस के तौर पे कंसिडर हो जाएगा उसी साल, चाहे वो हमने पे किए हो चाहे वो हमने पे ना किए हो, हम उन्हें एक्सपेंसेस के तौर पर रिकॉर्ड कर लेते हैं। आगे बात समझ में, कहने का मतलब क्या हुआ कि रिवेन्यू जो होती है वो रिकॉर्ड हो जाती है चाहे सेल हुई हो या नहीं हुई हो, ठीक है, मतलब चाहे हमें कैश मिला हो या हमें कैश ना मिला हो, रिवेन्यू को हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। ऐसे ही सेम क्या है हमारा एक्सपेंसेस का है, चाहे हमने कैश पे किया हो चाहे हमने कैश पे ना किया हो, हम एक्सपेंसेस को रिकॉर्ड उसी टाइम कर लेते हैं। तो समझ में आ गया टॉपिक क्या था, एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या होता है कि रिवेन्यू इज़ रिकॉर्डेड व्हेन सेल आर मेड, और ये बहुत ही इमटेरियल है, चाहे हमें कैश मिला हो चाहे ना मिला हो। इसी तरीके से एक्सपेंसेस पे भी यही चीज़ अप्लाई होती है। अब एक बात देखो, ये जो अकाउंटिंग होती है ना, ये लार्ज बिजनेसेस के लिए सूटेबल होती है, जो कि बहुत सारे डील क्रेडिट में करते हैं। ऐसे बिजनेसेस के लिए ये ज़्यादा सूटेबल होती है, क्योंकि जो छोटे बिजनेसेस होंगे उनकी तो मोस्टली ट्रांजैक्शन कैश में ही होती है, इसीलिए ये उसी बिज़नेस के लिए सूटेबल है जिसकी मोस्टली ट्रांजैक्शन क्या हो, क्रेडिट में। अब उसके बाद इस मेथड की सबसे बड़ी एडवांटेज क्या है, दिस मेथड हेल्प इन कंबाइनिंग द करंट कैश फ्लो अलोंग विद द फ्यूचर कैश फ्लो, मतलब कि हमें पता चल जाता है कि हमारा करंट में कैश कितना है और हमें हमारे फ्यूचर में भी कैश का फ्लो, मतलब कैश कितना आ रहा है और कितना जा रहा है, कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों ही हम कंपेयर कर सकते हैं। चाहे मतलब अब कैश हमें मिला हो या ना मिला हो, अब हमने अर्न कर लिया तो वो 1 महीने बाद 2 महीने बाद हमें मिल जाएगा ना, क्योंकि वो हम अर्न कर चुके हैं। ऐसे ही अगर हमारे एक्सपेंसेस हो गए हैं या हमने पे किए या ना करे, हमने करे तो पड़ेंगे वो एक्सपेंसेस पे, हमें वो एक्सपेंसेस पे तो करने पड़ेंगे ही ना। तो इसीलिए करंट कैश फ्लो और फ्यूचर कैश फ्लो को कंबाइन कर सकते हैं हम इस मेथड से, और इस मेथड के थ्रू हमें हमारी फाइनेंशियल पोजीशन का एक बहुत ही रियलिस्टिक व्यू पता लग जाता है, ठीक है, मतलब बिल्कुल रियल कि हमारी कैसी फाइनेंशियल पोजीशन है इस मेथड के थ्रू। तो इस मेथड में क्या होता है, फॉर द लास्ट टाइम, इस मेथड में क्या होता है कि चाहे हमें कैश मिला हो या ना मिला हो, जैसे ही हमारी सेल हुई, इट मीन्स जैसे ही हमने गुड्स कस्टमर को दे दी, मतलब कि गुड्स की ओनरशिप अब उन गुड्स के ऊपर कस्टमर का हक है, ठीक है, जैसे ही ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गई, हमारी सेल हो गई, हमने रिवेन्यू अर्न कर लिया, चाहे कस्टमर ने हमें कैश दिया हो या ना दिया हो, लेकिन वो रिवेन्यू रिकॉर्ड होती है। ऐसे ही अगर हमने सप्लायर से माल ख़रीद लिया, वो माल हमारे पास आ गया, ठीक है, चाहे हमने उस गुड्स की पेमेंट की हो या ना की हो, वो
हमारा एक्सपेंस बन जाता है वो हमारे खर्चों में लिख दिया जाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एक्रूअल कॉन्सेप्ट। अब जो हमारे अदर थे उसके अंदर पहला कॉन्सेप्ट है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है ये, बिजनेस एंटिटी। बिजनेस एंटिटी का मतलब क्या होता है कि बिजनेस इज सेपरेट एंटिटी। बिजनेस एक अलग एंटिटी है फ्रॉम इट्स ओनर। कहने का मतलब ये है कि बिजनेस या कंपनी जो होती है हम उनको एक आर्टिफिशियल पर्सन कह सकते हैं, कि ये क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है जो कि अपने ओनर से अलग होता है, डिफरेंट फ्रॉम इट्स ओनर, सेपरेट होता है। बिजनेस अलग, ओनर अलग। मान लो ये बिजनेस है, ये हमारा बिजनेस है, और ये क्या है, ओनर, ये उसका ओनर है, ठीक है। अब अगर बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन हो रही है, ठीक है, अगर बिजनेस जो है ओनर से पैसे ले रहा है, मान लो ओनर ने क्या करा, पैसे दिए बिजनेस को, ओनर ने पैसे दिए बिजनेस को, ओनर ने पैसे दिए बिजनेस को, तो बिजनेस उसको एज अ कैपिटल कंसिडर करेगा कि हाँ ओनर ने पैसे लगाए हैं, और बिजनेस उसको इंटरेस्ट देगा उसके ऊपर। और बिजनेस क्या करेगा, इसको बदले में क्या देगा, उसके ऊपर इंटरेस्ट देगा, कि उसने अपने कैपिटल लगाई है तो बदले में उसको क्या दे देगा, इंटरेस्ट, ठीक है। इसी तरीके से अगर कभी बिजनेस से ओनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए ले, मान लो अपने बिजली का बिल उसको पे करना है, अपने घर के लिए फर्नीचर लेना है, और वो बिज़नेस से पैसे ले रहा है, ठीक है, तो बिज़नेस अपनी बुक्स में एज अ ड्राइंग उसको लिखेगा, एज अ ड्राइंग लिखेगा, और उसकी पेमेंट ओनर से मांगेगा, और ओनर उसको एज अ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे करेगा। आगे बात समझ में, मतलब बिजनेस और ओनर दो अलग अलग चीज़ें होती है। अगर बिजनेस ओनर से ले रहा है तो वो भी रिकॉर्ड होता है, अगर ओनर बिजनेस से लेगा तो वो भी रिकॉर्ड होगा। बिजनेस मतलब कि जो फर्म होगी या जो हमारा बिजनेस होगा, और जो उसके ओनर्स होंगे, वो दो अलग अलग पर्सन कंसिडर किए जाते हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट में, ठीक है। जो अकाउंटिंग बुक्स होती है वो क्या रखी जाती है, सेपरेट रखी जाती है फ्रॉम द पर्सनल बुक्स ऑफ ओनर। ओनर के घर की बुक्स है, मान लो ओनर के घर का अकाउंट है, तो वो अलग रखा जाएगा ओनर की अकाउंटिंग बिजनेस से, ठीक है। द अकाउंटिंग बुक्स आर कैप्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस। जो अकाउंटिंग बुक्स होती है वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जाती है, ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं बनाई जाती। अगर ओनर गुड्स खरीद रहा है बिजनेस के लिए तो वो रिकॉर्ड होगी, लेकिन अगर ओनर फर्नीचर खरीद रहा है अपने खुद के घर के लिए, वो बिजनेस और बिजनेस से पैसे ले रहा है तो रिकॉर्ड होगी, ठीक है। अगर मान लेते हैं ओनर का कोई और बिजनेस है, ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं एक ओनर है राम, ठीक है, एक ओनर है राम, उसके दो बिजनेस है, एक ए बिजनेस एक बी बिजनेस, दो बिजनेस है उसके, ठीक है। तो इन दोनों की जो बुक्स होगी वो दोनों ही बुक्स क्या होगी, सेपरेट, उनके बीच में कोई भी इंटर रिलेशन नहीं होगा। इसकी बुक्स अलग, ये बुक्स अलग। अगर वो इस बिज़नेस के लिए गुड्स खरीद रहा है तो इसमें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होगा, ऐसे ही अगर वो इसके लिए कुछ खरीद रहा है तो इसमें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होगा। दोनों ही अलग अलग चीज़ें होती है, ठीक है। और ओनर खुद भी दोनों में अलग अलग होता है, ओनर और बिजनेस अलग अलग चीज़ें होगी। द ओनर आर कंसिडर, देखो ओनर को जो है एज अ क्रेडिटर माना जाता है क्योंकि वो पैसे लगा रहा है बिजनेस में, तो बिजनेस के लिए वो क्या है, उसका क्रेडिटर है, बिजनेस को उसे पे करना है, ठीक है। ओनर को एज अ क्रेडिटर माना जाता है बिजनेस के लिए। इसीलिए व्हेन एन ओनर पुट मनी इनटू द बिजनेस, जब एक ओनर बिजनेस के अंदर मनी डालता है तो उसको उसकी मनी को एज अ कैपिटल ट्रीट किया जाता है, जो कि बिजनेस के लिए क्या होती है, एक लाइबिलिटी। बिजनेस के लिए क्या मानी जाती है, वो लाइबिलिटी। इट मीन्स बिजनेस ने बोरो किया है फंड, मतलब कि बिजनेस ने उधार लिए हैं अपने ही ओनर से, इंस्टेड ऑफ आउटसाइडर। किसी बाहर वाले से लेने से अच्छा उसने अपने ही ओनर से पैसे उधार ले लिए, ठीक है, और वो उसकी एज अ लाइबिलिटी कंसिडर किया जाएगा, उसको वो कैपिटल मानेगा जिसे उसे इन द फ्यूचर टाइम पे करने हैं, ठीक है। इसीलिए बिजनेस क्या करता है, बिजनेस देखो पूरी की पूरी कैपिटल तो एक तरीके से चुका नहीं सकता, पूरी की पूरी तो वो पे नहीं कर सकता, धीरे धीरे पे करेगा। इसीलिए जो बिजनेस होता है वो क्या करता है, ओनर को उसके कैपिटल पे इंटरेस्ट दे देता है एक परसेंटेज के ऊपर जो प्री डिसाइडेड होती है, ठीक है। और अब देखो अगर बिजनेस, हमने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है, ठीक है, हमें कोई पैसे दे रहा है, ठीक है, हमने उसको एज अ कैपिटल मान लिया, और हम बिजनेस है, हमने क्या किया, उन्होंने हमें पैसे दिए तो हमने उनके पैसे के ऊपर क्या दिया, उनको इंटरेस्ट। तो वो जो इंटरेस्ट होगा बिजनेस के लिए वो क्या है, खर्चा, और ओनर के लिए वो क्या है, रिवेन्यू, क्योंकि ओनर की तो कमाई हो रही है, लेकिन बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या है, एक्सपेंस। ध्यान रखना इस चीज़ को,
बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है वो क्या होता है, एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस। ठीक है, ऐसे ही इसका एक और पॉइंट होता है ड्राइंग्स का, कि जो अगर ओनर कोई भी अमाउंट विदड्रॉ कर लेता है बिजनेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो हम उसको एज अ ड्राइंग कंसिडर करते हैं। और अगर बिजनेस चाहे, देखो अब क्या करा, ये बिजनेस है, ये बिजनेस है और ये क्या है, ऑनर, ये ओनर है। ठीक है, ऑनर ने क्या किए, बिजनेस से पैसे ले लिए, मतलब बिजनेस ने ओनर को क्या दिए, पैसे दिए, ओनर को पैसे दिए फॉर पर्सनल यूज़, ड्राइंग्स के लिए, ड्राइंग्स कंसिडर कर लिया उसको। ठीक है, अब अगर बिजनेस चाहे तो ओनर से इन पैसों के ऊपर इंटरेस्ट भी मांग सकता है, अगर बिजनेस चाहे, क्योंकि उसने पैसे दिए हैं ना उसको, तो बिजनेस क्या कर सकता है, उस पर इंटरेस्ट भी मांग सकता है और ओनर को फिर वो इंटरेस्ट पे भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल टू ऑल फॉर्म, और ये सभी फॉर्म पे लगता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी बिजनेस पे नहीं लगेगा, हर बिजनेस पे लगता है, चाहे वो किसी एक इंसान का हो, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो या वो पार्टनरशिप हो या फिर वो कोई भी कंपनी हो। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, दैट इज़ मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है ये भी, कि इसके अकॉर्डिंग मनी मेजरमेंट नाम से पता चल रहा है कि इसके अंदर वो सारी ट्रांजैक्शंस आएगी जो सिर्फ और सिर्फ मनी की फॉर्म में हो। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, ओनली दोज ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग विच कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी, जिनको हम मनी की टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ वही चीज़ें रिकॉर्ड होनी चाहिए अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन में, ये कॉन्सेप्ट है और ये सब फॉलो करते हैं ईच एंड एवरी फर्म, कि सारी की सारी ट्रांजैक्शन जो भी मनी की फॉर्म में होगी वो ही रिकॉर्ड होती है अकाउंटिंग डाटा में। एनी ट्रांजैक्शन और इवेंट, कोई भी ट्रांजैक्शन, इवन इट मे बी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी क्यों ना हो बिजनेस के लिए, लेकिन अगर वो मनी की फॉर्म में नहीं है तो विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ बिजनेस, तो हम उन्हें बुक्स ऑफ बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल, मैनेजर के बीच में कोई भी झगड़ा हो जाता है, मैनेजर्स के बीच में कोई भी सीरियस कॉल हो जाता है, कोई भी बहुत ही सीरियस झगड़ा हो जाता है, फिर भी वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होगा। ओके, तो इसीलिए देखो, अब हर जगह जो बुक्स है ना, वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, वो मनी की फॉर्म में है, इसलिए हम उसको बहुत ही ईजिली समझ सकते हैं, बहुत ही ईजिली कंपेयर कर सकते हैं, ये हर जगह सेम मेथड हो गया। ठीक है, तो इसीलिए अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को सिंपल, रिलेवेंट, अंडरस्टैंडेबल एंड होमोजीनियस बनाने के लिए एक कॉमन यूनिट का यूज़ किया जाता है, और वो कॉमन यूनिट क्या होती है, मनी, कि सिर्फ और सिर्फ मनी का यूज़ होगा अकाउंटिंग डाटा के अंदर। जो भी ट्रांजैक्शन मनी में एक्सप्रेस की जा सकती है ओनली वही रिकॉर्ड होगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के तौर पे। ठीक है, तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, 5 कॉन्सेप्ट्स हो गए हैं। 6 कॉन्सेप्ट हमारा आता है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट द एंटायर लाइफ ऑफ द फर्म, मतलब कि देखो फर्म तो कितना लंबा चलेगा, हम कितना भी एज्यूम कर सकते हैं, हमारी जैसे हमने एज्यूम कर लिया कि हमारा बिजनेस 20 ईयर्स चलेगा, हमारा बिजनेस 30 ईयर्स चलेगा, 50 ईयर्स चलेगा, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम प्रॉफिट भी आफ्टर 50 ईयर्स निकालेंगे, नो, या फिर हम आफ्टर 20 ईयर्स निकालेंगे, हम आफ्टर 5 ईयर्स अपना प्रॉफिट निकालेंगे, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। हमें हमारे बिजनेस की परफॉर्मेंस तो टाइम टू टाइम चेक करनी पड़ेगी। अब ऐसा भी नहीं है कि हम हर हफ्ते अपना प्रॉफिट निकालें या हम हर मंथ अपना प्रॉफिट निकालें, ये भी मुश्किल है, क्योंकि बिज़नेस के अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है, और अगर हम प्रॉफिट्स भी देखने लगेंगे हर महीने का तो हम सिर्फ इसी काम में रह जाएंगे ना। इसीलिए अकाउंटेंट्स ने क्या किया, एक जर्नल रूल बना दिया अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। इसके अकॉर्डिंग हर एक फर्म, हर एक ईच एंड एवरी फर्म क्या करेगी, अपना एक ही फाइनेंशियल ईयर रखेगी, मतलब कि 12 मंथ्स का उन्होंने टाइम अडॉप्ट किया इसके लिए, कि 12 महीने, हर 12 महीने के बाद हम अपना अकाउंटिंग डाटा प्रिपेयर करेंगे, जिसके थ्रू हमने जो 12 मंथ में 12 महीनों में जितना भी हमने प्रॉफिट कमाया हम उसे कंसिडर करेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट जो एंटायर लाइफ होती है फर्म की वो डिवाइड कर ली गई टाइम इंटरवल्स में। ठीक है, 12 मंथ का जो टाइम था वो उसे 12 मंथ का टाइम जो है इसके लिए अडॉप्ट किया गया कि 12 मंथ का हम टाइम रखेंगे। अकॉर्डिंग टू लॉ बिजनेस ने क्या करा, फाइनेंशियल ईयर बना लिया एक, क्योंकि 12 मंथ ऐसे तो कोई भी कंपनी कभी भी टाइम रख लेगी, जैसे किसी ने भी रख लिया, कोई भी किसी ने फरवरी से जनवरी तक रख लिया, 12 महीने हो गए भाई, तो ऐसा भी नहीं हो सकता ना कि हम कोई भी 12 महीने चूज़ कर ले। तो लॉ ने क्या करा, लॉ के थ्रू, कानून के थ्रू एक फाइनेंशियल ईयर डिसाइड कर लिया गया
जिसकी स्टार्टिंग होगी 1 अप्रैल से और जिसकी एंडिंग होगी 31 मार्च से। इसको फाइनेंशियल ईयर मान लिया गया। फाइनेंशियल मतलब अकाउंटिंग करते टाइम यही ईयर सबको चूज़ करना पड़ेगा। हर एक अकाउंट्स की बिगनिंग होगी 1 अप्रैल एंड हर एक अकाउंट एंड होगा 31 मार्च। तो ये एक फाइनेंशियल ईयर होता है। कैलेंडर ईयर कौन सा होता है? कैलेंडर ईयर होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक, ये होता है कैलेंडर ईयर। और फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो ये जो है अकाउंटिंग पीरियड हर कोई फॉलो करेगा। ये टाइम फ्रेम बना दिया गया। इट इज़ अ टाइम फ्रेम एट द एंड ऑफ विच, जिसके एंड पे मतलब कि 31 मार्च पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो होगी बिजनेस की वो प्रिपेयर की जाएगी और प्रॉफिट एंड लॉस निकाला जाएगा और बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन या फाइनेंशियल स्टेटस को इवेल्युएट किया जाएगा। ठीक है, तो अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट जिसके अंदर अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं आफ्टर द एंड ऑफ 1 ईयर एंड जो अकाउंटिंग पीरियड है वो होगा हमारा फाइनेंशियल ईयर, दैट इज़ 1 अप्रैल टू 31 मार्च। उसके बाद आता है हमारा कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल या अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, एन एसेट इज रिकॉर्डेड, एक एसेट रिकॉर्ड की जाएगी इन द बुक्स ऑफ अकाउंट एट इट्स ओरिजिनल कॉस्ट, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट पे। उस ओरिजिनल कॉस्ट के अंदर उसका एक्विजिशन, जैसे कि मान लेते हैं कि हमारी जो मशीन है वो है 10 लाख की, हमारी मशीन है 10 लाख की, ठीक है, तो वो उसकी क्या हो गई? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। मतलब ये सिर्फ और सिर्फ उस मशीन की कॉस्ट है। ठीक है, उसके बाद जो भी उसके ऊपर एक्सपेंडिचर हुए, मान लो उसके लाने में हमको लग गया, उसको लाने ले जाने का हमारा खर्चा लग गया 20,000 का। ठीक है, उसको इंस्टॉल करने का खर्चा लग गया हमारा 80,000 का। ठीक है ना, उसके टूल्स वगैरह लेने में और खर्चा लग गया हमारा 1 लाख और लग गया। तो हमारा टोटल जो खर्चा आया वो कितना आया? 10 लाख और 1 लाख 11 और ये 1 लाख 12 लाख। मतलब कि वो मशीन हमारी कितने की हो गई अब? 12 लाख की। तो ये उसकी कॉस्ट हो गई टोटल। ठीक है, ये उसकी हो गई ओरिजिनल कॉस्ट। तो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट में क्या क्या होता है? उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और सारे एक्सपेंडिचर जो भी हमें इनकर हुए हैं फॉर मेकिंग द एसेट रेडी टू यूज़, उसको यूज़ में लाने तक जितने भी खर्चे हुए हैं वो सारे के सारे इसमें रिकॉर्ड होते हैं। दिस कॉस्ट बिकम द बेसिस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ द एसेट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये जो कॉस्ट होती है ना, ये बेस होती है उस एसेट की वैल्यूएशन करने के लिए, क्योंकि जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो इस कॉस्ट के ऊपर लगेगा, सारा का सारा डेप्रिसिएशन। ठीक है, सिंस द और ये जो एक्विजिशन कॉस्ट होगी ये क्या हो गई? पास्ट में हो गई ना, पास्ट में हो गई। अब 2-3 साल के बाद तो जो ये 12 लाख की कॉस्ट है तो पास्ट में चली गई, तो इसीलिए इसको बोल दिया जाता है हिस्टोरिकल कॉस्ट। ठीक है ना, कि ये हमारी पास्ट कॉस्ट है। इसको हम हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी कह सकते हैं, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अब इसका एग्जांपल समझते हैं। जैसे कि हमने मशीन खरीदी है, हमने मशीन खरीदी 1,80,000 की कैश। ठीक है, 5,000 उसके लग गए इंस्टॉलेशन करने में और 15,000 उसके लग गया कैरेज का खर्चा, उसको लाने ले जाने का। इसका मतलब जो कॉस्ट है मशीन की वो कितनी हो गई? 2 लाख, जो हमारी बुक्स में जाएगी। ठीक है, और जो डेप्रिसिएशन होगा ना वो भी इसी कॉस्ट पे चार्ज होगा, इसी कॉस्ट मतलब 2 लाख पे। अब 1,80,000 की कोई वैल्यू नहीं है, 2 लाख पे ही हमारा डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। अब चाहे इन्फ्लेशन आ जाए, इन्फ्लेशन क्या होता है? मतलब चाहे इन्फ्लेशन मतलब कि होता है ना भाई, तेज़ी आ जाती है मार्केट के अंदर, चाहे इन्फ्लेशन आ जाए, चाहे हमारे मशीन की वैल्यू 1 लाख बढ़ जाए, फिर भी उस इंक्रीज वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं किया जाता। ये हमारे लिए बिल्कुल इमैटेरियल है, चाहे उसकी वैल्यू कितनी बढ़ती जाए, हम उसको अपनी बुक्स में 2 लाख की ही शो करते हैं हमेशा। ठीक है, अब ऐसा भी नहीं है कि ये 2 लाख जिस साल हमने खरीदा उसी साल हमने ये पूरा का पूरा 2 लाख एज एन एक्सपेंस दिखा दिया। नो, दिस ओरिजिनल कॉस्ट इज सिस्टमेटिकली रिड्यूस फ्रॉम ईयर आफ्टर ईयर। हम इसको हर साल थोड़ा थोड़ा रिड्यूस करते हैं, क्योंकि इसके ऊपर हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं बाय चार्जिंग डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन चार्ज करने के बाद जैसे कि 2 लाख की हमारी ये 2 लाख की है, ठीक है, 2 लाख की मशीन है, इसके ऊपर हमने डिसाइड किया कि हम 10% का डेप्रिसिएशन लगाएंगे। ठीक है, तो 2 लाख और ये हमारा 10% का क्या हो गया? हमारा डेप्रिसिएशन। तो 2 लाख का 10% हमारा कितना हो जाएगा? 20,000।
तो ये 20,000 हर साल जो है क्या हो जाएंगे हमारे, कम होते जाएंगे इस मशीन में से। तो 2 लाख में से 20,000 गए, मतलब कि 1,80,000 हम क्या दिखाएंगे हमारे बैलेंस शीट में, एसेट साइड दिखाएंगे। ठीक है, तो जो एसेट्स होती है वो शो की जाती है बैलेंस शीट में एट बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब क्या हो गया, जो हमारी कॉस्ट थी उसमें से हम डेप्रिसिएशन को क्या कर देते हैं, माइनस, उसको बोलते हैं हम बुक वैल्यू। इस बुक वैल्यू को हम शो करते हैं बैलेंस शीट में एसेट साइड। और जो ये डेप्रिसिएशन होता है हमारा 20,000 का, ये जाता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एज एन एक्सपेंस, और ये हमारा क्या होता है, खर्चा। आगे बात समझ में। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट मतलब क्या होता है कि जिस भी रेट पर हमने वो एसेट खरीदी है और जितना कि उसके ऊपर खर्चा लगा है उसको यूज़ में लाने के लिए, वो सारा का सारा खर्चा इंक्लूड करके जो उसकी ओरिजिनल कॉस्ट बनती है, हम उसी कॉस्ट पे उसको एसेट्स में शो करते हैं हमारी बैलेंस शीट के अंदर, और उसी कॉस्ट के ऊपर हर साल हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं अकॉर्डिंगली। ठीक है, अब उसके बाद हमारा 8th कॉन्सेप्ट आता है ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। ड्यूल एस्पेक्ट का मतलब क्या हो गया, ड्यूल एस्पेक्ट क्या होते हैं, पहलू। ठीक है, और ड्यूल मतलब दो, कि ये जो कॉन्सेप्ट है इसके दो पहलू होते हैं। दो पहलू का मतलब क्या हो गया, एक डेबिट एक क्रेडिट, जो मैंने आपको बेसिक टर्म्स में बताया था। एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। इसके अंदर यही दो चीज़ें हैं, दो पहलू जो है, एक डेबिट एक क्रेडिट। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन, हर बिजनेस ट्रांजैक्शन हैज़ टू एस्पेक्ट, उसके दो एस्पेक्ट होते हैं, एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट, और दोनों ही इक्वल अमाउंट के होते हैं। अगर मान लो हमारा डेबिट 500 से हुआ है तो मस्ट बी, ये मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारा क्रेडिट भी 500 से ही होना चाहिए। ठीक है, ये कंपलसरी है कि डेबिट और क्रेडिट इक्वल अमाउंट के होते हैं। इन अदर वर्ड्स, फॉर एवरी डेबिट, अगर कोई डेबिट हो रहा है, देयर इज़ अ क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट, उसी अमाउंट में क्रेडिट भी होगा। ठीक है, एक या एक से ज़्यादा अकाउंट्स में, एंड वाइस वर्सा, मतलब कि अगर जितने का क्रेडिट हो रहा है उतने का ही डेबिट भी होगा। तो ड्यूल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट आ गया समझ में। अब ये जो कॉन्सेप्ट होता है ये बेस होता है एक प्रिंसिपल पे जिसको हम बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। ये डबल एंट्री सिस्टम हम बाद में पढ़ेंगे पूरा का पूरा कि क्या होता है। डबल एंट्री का मतलब क्या होता है कि हर एक एंट्री की दो बार, मतलब हर एंट्री दो जगह जाती है। डेबिट क्रेडिट करते हैं, जर्नल और लेजर में समझ आएगा। जर्नल के अंदर हम कोई एंट्री करते हैं, उस एंट्री की पोस्टिंग दो जगह होती है। ठीक है, दो अकाउंट्स में होती है हमेशा, इसीलिए बोलते हैं इसको डबल एंट्री सिस्टम। अभी सिर्फ इतना समझ लो, हम इसको आगे करेंगे। सो ड्यू टू दिस प्रिंसिपल, इसी प्रिंसिपल के दौरान, मतलब ये जो डबल एंट्री सिस्टम है ना, इसीलिए जो बैलेंस शीट होती है उसकी हमेशा दो साइड होती है। हमारी बैलेंस शीट कुछ इस तरीके से होती है। देखो बैलेंस शीट, एक तरफ क्या होती हैं एसेट्स और एक तरफ क्या होती हैं लाइबिलिटीज़। और ये कंपलसरी है, ये बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी है कि जो हमारे एसेट्स का टोटल आएगा और जो हमारी लाइबिलिटी का टोटल आएगा वो इक्वल आना ही आना चाहिए। और ये इक्वल आता क्यों है, क्योंकि हमारा डेबिट और क्रेडिट इक्वल होता है। डेबिट क्रेडिट इक्वल होता है, इसी वजह से हमारा एसेट्स और लाइबिलिटी का टोटल हमेशा सेम होता है। और अगर ये सेम नहीं है, इट मीन्स आपके अकाउंट्स में कहीं ना कहीं एरर है, कुछ ना कुछ गलती है। ठीक है, तो ड्यू टू दिस प्रिंसिपल टू साइड ऑफ बैलेंस शीट आर ऑलवेज इक्वल। और कुछ अकाउंटिंग इक्वेशन है जो हमेशा मतलब होल्ड रहती है, हमेशा बरकरार रहेगी अकाउंट्स में। वो क्या है हमारी, कि टोटल एसेट इज इक्वल टू एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल। कि जो हमारी एसेट्स होती है वो किसके इक्वल होती है, एक्सटर्नल लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। इनको मिला के हम टोटल लाइबिलिटी भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, टोटल लाइबिलिटीज। अभी बताया ना मैंने आपको कि ये बैलेंस शीट है, इधर क्या होती है एसेट्स और इधर क्या होती है लाइबिलिटी, तो इनका टोटल क्या होता है, हमेशा सेम होता है। ठीक है, वैसे बैलेंस शीट के अकॉर्डिंग यहाँ पे इधर एसेट्स होती है, ठीक है, यहाँ पे एसेट होती है और यहाँ पे लाइबिलिटी होती है। ठीक है, तो और उनका जो टोटल होता है वो हमेशा क्या होता है, सेम होता है। तो ये वाली जो ट्रांजैक्शन होती है ये इसको फॉलो करते हैं। अब हमारा जो इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से और क्लियर हो जाएगा। जैसे राम ने बिजनेस स्टार्ट किया है 10 लाख रुपीज़ कैश के साथ, 10 लाख रुपीज़ कैश से शुरू किया और उसने 5 लाख का क्या ले लिया, लोन ले लिया बैंक से। ठीक है, और अब उसके पास 15 लाख हो गए पैसे टोटल, 10 लाख का उसके पास कैश और 5 लाख का उसने क्या ले लिया, लोन। तो टोटल कितने हो गए उसके पास, 15 लाख। ये 15 लाख उसने इन्वेस्ट कर दिए एसेट्स खरीदने में। एसेट्स खरीदने में ये 15 लाख उसने कर दिए इन्वेस्ट। ठीक है, हमारी इक्वेशन क्या थी, एसेट इक्वल टू एक्सटर्नल लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। अब उसने 15 लाख की एसेट खरीद ली, तो एसेट कितने की हो गई, 15 लाख की।
हमारी एक्सटर्नल लाइबिलिटी का मतलब हमने जो 5 लाख का लोन लिया था, हमारी एक्सटर्नल लाइबिलिटी कितनी है 5 लाख की, और कैपिटल हमने कितनी लगाई थी, मतलब कि हमने कैश कितना लगाया था 10 लाख का। तो ये देखो आ रहा है ना इक्वल, एसेट्स इज इक्वल टू में लाइबिलिटीज, 15 लाख इज इक्वल टू 15 लाख, देखो नीचे किया हुआ है। टोटल एसेट इज इक्वल टू एक्सटर्नल लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, तो ड्यूल एक्सपेक्ट का मतलब क्या होता है कि दो साइड होती है हर अकाउंट की, एक डेबिट एक क्रेडिट, और दोनों मस्ट है कि इक्वल होने ही होने चाहिए। जितने से हम डेबिट करेंगे उतने से ही हम क्रेडिट करेंगे। आगे आता है हमारा 9th कॉन्सेप्ट, रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट। रिवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट क्या होता है? अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट यू शुड ओनली रिकॉर्ड रिवेन्यू। हम जो है वो रिवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे व्हेन इट हैज़ बीन अर्न, जब हमने उसको अर्न कर लिया हो। ये एक्रूवल के जैसा है थोड़ा थोड़ा, कि हम सिर्फ वही रिवेन्यू रिकॉर्ड करेंगे जो हमने अर्न कर ली हो, नॉट व्हेन द रिलेटेड कैश इज़ कलेक्टेड, चाहे उसका हमने कैश कलेक्ट किया हो या ना किया हो। अगर हमने वो अर्न कर ली इट मीन्स हम उसे रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लेते हैं एक फर्म है, उसने ऑर्डर दिया गुड्स का ऑन 1 जनवरी। 1 जनवरी को उसने गुड्स का ऑर्डर दिया था और 20 जनवरी को वो गुड्स क्या हो गई, सप्लाई हो गई है 20 जनवरी को। ठीक है, लेकिन वहाँ से कैश जो है वो 1 अप्रैल को आया। देखो 1 अप्रैल को तो नया साल शुरू हो जाता है ना। ठीक है, मतलब ये ट्रांजैक्शन कौन से ईयर की थी, पिछले ईयर की। पिछले साल हमने क्या किया था, 1 जनवरी को ऑर्डर दिया था जो 20 जनवरी को सप्लाई हो चुका, लेकिन उसका कैश 1 अप्रैल को आया, लेकिन वो सप्लाई कब हुआ, 20 जनवरी को। इसका मतलब रिवेन्यू जो है हमारी 20 जनवरी को ही हो गई ना, भले ही उसका कैश 1 अप्रैल को आया हो, बट द रिवेन्यू विल बी डीम मतलब मान ली जाती है, टू हैव बीन अर्न, कि हमने अर्न कर ली ऑन 20 जनवरी, कि हमने रिवेन्यू मतलब कि हमने अर्निंग कब कर ली, 20 जनवरी को ही अर्निंग हमने कर ली, क्योंकि 20 जनवरी को हमने सप्लाई कर लिया। सप्लाई करने का मतलब क्या हुआ, हमने ऑनरशिप तो ट्रांसफ़र उसी दिन कर दी ना। कैश हमें 1 अप्रैल को मिला, लेकिन ऑनरशिप तो उसी टाइम चली गई जब वो गुड्स कस्टमर के पास गई। ठीक है, इसीलिए 20 जनवरी को ही वो रिकॉर्ड हो जाती है, लेकिन उसकी पेमेंट बाद में मिली है तो कोई बात नहीं, हम उस साल एज अ आउटस्टैंडिंग पेमेंट के तौर पे रिकॉर्ड कर लेंगे और 20 जनवरी को ही हम उसे रिकॉर्ड करेंगे बुक्स ऑफ अकाउंट में। आगे है, जैसे कि मान लेते हैं, अब एक और एग्जांपल हम इसका देख लेते हैं कि इनकम होती है जैसे रिवेन्यू, जैसे कि हमें रेंट मिला, इंटरेस्ट मिलना, कमीशन मिलना। ठीक है, ये सब कुछ किसके बेसिस पे होता है, टाइम के बेसिस पे होता है। रेंट देखो मंथली होता है ना, हर महीने का रेंट, हर महीने का इंटरेस्ट, हर महीने का कमीशन, टाइम बेसिस होता है। जैसे कि मार्च 2018 का रेंट था, रेंट हमारा कब का था, मार्च 2018 का, लेकिन वो हमें मिला कब, अप्रैल 2018 में। अब अप्रैल से तो नया ईयर शुरू हो गया है ना, लेकिन हमें वो मिला अप्रैल में, लेकिन वो रिलेटेड किसका था, मार्च का। इसका मतलब हमने वो मार्च में ही अर्न कर लिया था, तो उसे लिखा भी मार्च में ही जाएगा। समझ गए, उसे मार्च 2018 वाले फाइनेंशियल ईयर में ही एज अ रिवेन्यू लिखा जाता है, अप्रैल में नहीं लिखा जाता। चाहे वो हमें अप्रैल में मई में मिले, लेकिन वो लिखा किस में जाएगा, मार्च में ही लिखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आता है मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट एक्सपेंसेस दैट आर इनकर्ड इन एन अकाउंटिंग पीरियड शुड बी मैच, कि जो एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारे मैच करने चाहिए विद द रिवेन्यू अर्नड, कि जितने हम एक्सपेंसेस करेंगे उतना ही हमें रिवेन्यू भी होना चाहिए, शुड बी मैच विद द रिवेन्यू अर्न ड्यूरिंग दैट पीरियड। दस ऑल एक्सपेंसेस फॉर दैट अकाउंटिंग पीरियड वेदर पेड और नॉट ड्यूरिंग दैट ईयर, चाहे हमने वो पे किए हों चाहे ना किए हों, एंड ऑल रिवेन्यू वेदर अर्न और नॉट ड्यूरिंग दैट पीरियड, चाहे वो हमने अर्न की हो चाहे वो हमने ना अर्न की हो, शुड बी कंसिडर, उन सब को कंसिडर किया जाता है टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। मतलब वो सारे रिवेन्यू जो हमने अर्न कर लिए लेकिन उसको हमें पेमेंट नहीं मिली, और वो सारे एक्सपेंसेस जो इनकर हुए हैं बट हमने उनकी पेमेंट नहीं की, वो सभी रिवेन्यू और एक्सपेंसेस क्या किए जाते हैं, रिकॉर्ड किए जाते हैं इन द बुक्स ऑफ अकाउंट टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, जैसे कि जो डेप्रिसिएशन होता है करंट ईयर का, वो चार्ज अगेंस्ट होता है। चार्ज अगेंस्ट मतलब चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, डेप्रिसिएशन तो लगेगा ही लगेगा। वो करंट ईयर के रिवेन्यू में से चार्ज होगा ही होगा। इन अदर वर्ड्स इसका मतलब क्या हुआ कि जो फुल कॉस्ट होती है एसेट की, वो एज एन एक्सपेंस ट्रीट नहीं की जाती इन द ईयर ऑफ परचेज। उसको हम परचेज वाले साल में एज एन एक्सपेंस कंसिडर नहीं करते,
वो उसकी जो यूज़फुल लाइफ होती है उस पर स्प्रेड ओवर होती है, मतलब एक ही साल पूरा का पूरा अमाउंट एज एन एक्सपेंस कंसिडर नहीं किया जाता, थोड़ा थोड़ा अमाउंट स्प्लिट कर दिया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है उसकी यूज़फुल लाइफ में, और उसको एज एन एक्सपेंस कंसिडर किया जाता है, और उससे जितनी भी रिवेन्यू होती है उसको उस साल रिकॉर्ड किया जाता है। मतलब कि जितना एक्सपेंस हमने उस साल उसका एज अ डेप्रिसिएशन लिया और उतना ही उससे हमने रिवेन्यू भी कमा लिया, तो दोनों सेम हो जाएंगे ना। कहने का मतलब ये है कि रिवेन्यू और एक्सपेंस जो है हमारा मैच करना चाहिए, मैचिंग प्रिंसिपल है ये। जितना हमने रिवेन्यू कमाया है उतना ही हमारा एक्सपेंस होना चाहिए। देखो मैचिंग प्रिंसिपल से हमें क्या पता चलती है, एग्जैक्ट फाइनेंशियल स्टेटस का पता चल जाता है कि हमारा एग्जैक्ट फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है। और अगर कोई आइटम रिवेन्यू, देखो व्हेन एन आइटम ऑफ रिवेन्यू इज इंक्लूडेड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अगर कोई आइटम है रिवेन्यू की जिससे हमें मनी अर्न हुई है वो हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डाल दी, तो जितना भी एक्सपेंस उस रिवेन्यू को कमाने में लगा है, इस रिवेन्यू को कमाने में, इस रिवेन्यू को अर्न करने में जितना भी एक्सपेंस लगा है, चाहे वो हमने पे किया हो या ना किया हो, उसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालेंगे। ठीक है, एज रिवेन्यू एंड एक्सपेंस आर मैच। अब देखो, अब रिवेन्यू और एक्सपेंस हमारे दोनों मैच कर जाएंगे, तो प्रॉफिट जो होगा ना हमारा, प्रॉफिट हो या लॉस हो, ना तो वो बहुत ज़्यादा होगा, है ना तो वो ज़रूरत से ज़्यादा होगा और ना ही वो ज़रूरत से कम होगा। कहने का मतलब क्या होगा कि वो अंडरस्टेटेड ना होगा और ना ही ओवर होगा, वो बिल्कुल एक्यूरेट निकल के आएगा। ठीक है, तो मैचिंग प्रिंसिपल में क्या होता है कि हमारे रिवेन्यू और एक्सपेंसेस मैच होने चाहिए ताकि हमें ट्रू प्रॉफिट और ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन का पता चल जाए। देखो जैसे कि जो हमें इनकम रिसीव हुई है हम उसको रिवेन्यू में ऐड कर देंगे, और अगर कोई इनकम हमें एडवांस में रिसीव हो गई, ठीक है ना, अब जैसे जो रेंट था, मान लो हमें 1 महीने पहले का रेंट पहले ही मिल गया, मान लो कि अप्रैल का रेंट था लेकिन वो हमें पिछले साल मार्च में ही मिल गया। अप्रैल 2018 का रेंट है और वो हमें मार्च 2018 में मिल गया। रेंट कब का है, अप्रैल का, लेकिन मिल कब गया, मार्च में। तो हम इसको एज अ इनकम नहीं कंसिडर करेंगे, ये हमारा रिवेन्यू नहीं है। ये रिवेन्यू हमारा अप्रैल से रिलेटेड है तो ये अप्रैल के मंथ में ही काउंट होगा, मार्च में काउंट नहीं होगा। समझ गए? तो अगर हमने इनकम रिसीव की है तो हम उसको ऐड भी करेंगे, और अगर हमने कोई इनकम एडवांस में रिसीव कर ली तो हम उसे डिडक्ट भी करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। लास्ट कॉन्सेप्ट है ये हमारा। ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट जो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस होती है शुड बी रिकॉर्डेड इन एन ऑब्जेक्टिव मैनर। ऑब्जेक्टिव मैनर का मतलब क्या होता है कि हम उसे एक तरीके से रिकॉर्ड करें कि उसमें कोई भी पर्सनल बाइजनेस ना हो, हर कोई उसको रिलेट कर सके, रिलीवेंट डाटा हम उसमें यूज़ कर सके, हर कोई उसको अंडरस्टैंड कर सके, फ्री फ्रॉम पर्सनल बाइजनेस, उसमें कोई भी पर्सनल बाइजनेस ना हो। और ये सिर्फ और सिर्फ कब होगा, इट इज़ पॉसिबल ओनली व्हेन ईच ट्रांजैक्शन इज सपोर्टेड बाय वेरीफिएबल डॉक्यूमेंट। जब हर एक ट्रांजैक्शन का हमारे पास प्रूफ होगा, जब हमारे पास हर एक ट्रांजैक्शन का प्रूफ होगा या हर एक ट्रांजैक्शन का एक डॉक्यूमेंट होगा जहाँ से हम उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं, तो हमें कोई डर ही नहीं है, तो कोई बाइजनेस ही नहीं होगी, है ना। वाउचर्स होंगे हर एक ट्रांजैक्शन के। तो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर्ड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शुड बी बेस्ड ऑन सॉलिड एविडेंस। तो जितने भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिकॉर्ड करते हैं ना, उनका एक सॉलिड एविडेंस होना चाहिए हमारे पास। सिर्फ और सिर्फ ओपिनियन पे कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करना चाहिए कि हाँ उसने बोला और हमने रिकॉर्ड कर लिया, नहीं, हमारे पास उसका प्रूफ होना चाहिए। उसको बोलते हैं ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट। इट मीन्स कि अगर आप कोई भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो, इट मस्ट श्योर दैट कि आपके पास उसका एक प्रॉपर सॉलिड एविडेंस हो। ठीक है, उसके पास एक वेरीफिएबल डॉक्यूमेंट हो, या उसका वाउचर हो, या उसका कैश मेमो हो, कुछ भी हो, बट आपके पास एज अ एविडेंस कुछ ना कुछ होना चाहिए। अब इसके क्या क्या एडवांटेजेस रहती हैं, फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस। सबसे पहले इससे क्या होगा, जो हमारी प्रेजेंटेशन होगी ना इन्फॉर्मेशन की, वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होगी, बिल्कुल साफ, कोई मिलावट नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट और ट्रस्टवर्थी होगी। जो उसके यूज़र्स होंगे वो उसको ईजिली यूज़ करेंगे, सारे यूज़र्स के लिए वो इन्फॉर्मेशन क्या होगी, रिलायबल होगी। ठीक है, इट शोज़ दैट रिकॉर्ड्स प्रेजेंटेड इन बुक्स आर नॉट बेस्ड ऑन ओपिनियन। सारे के सारे रिकॉर्ड्स क्या होंगे, फैक्टफुल होंगे, कोई पर्सनल बाइजनेस नहीं, कोई ओपिनियन नहीं है किसी का, कोई पर्सनल जजमेंट नहीं, बिल्कुल फैक्ट होगा, लॉजिक होगा हर चीज़ के पीछे। और इससे हमारी गुडविल अच्छी होगी कंपनी की, कि हाँ हमारी कंपनी के जो गुड्स हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट हैं, बिल्कुल फैक्टफुल हैं। और
देखो अब कोई भी मिस रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी इससे, क्योंकि अगर मिस रिप्रेजेंटेशन होगी तो हमें पेनल्टीज़ पे करनी पड़ेगी। तो पेनल्टीज़ को हम अवॉइड कर सकते हैं अगर हमारी प्रेजेंटेशन अच्छी हो इन्फॉर्मेशन की, ठीक है। और अगर हमने मिस रिप्रेजेंटेशन करी तो हमें पूरी की पूरी पेनल्टीज़ पे करनी पड़ती है। तो ये सारे हमारे कॉन्सेप्ट थे। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं जो उसका मेन था। सबसे पहले हमारा था गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट में हम क्या देखते हैं कि जो हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, चलते रहते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि जो हमारा बिजनेस है वो फ्यूचर तक चलेगा, ठीक है। और उसी के अकॉर्डिंग हम अपने ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं। गोइंग कंसर्न कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है कि हम एक ही मेथड को यूज़ करते हैं ताकि हम इजीली कंपेयर कर सकें, और अगर चेंजेस करने पड़ते हैं तो हम उनमें चेंजेस भी कर सकते हैं। एक्रुअल कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है कि हमें जो है कैश क्रेडिट दोनों पे ही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी चाहिए, और रिवेन्यू और एक्सपेंस दोनों, अगर जिस टाइम हमने रिवेन्यू अर्न कर ली उसी टाइम हमने उसको रिकॉर्ड करना है, चाहे हमें कैश मिले या ना मिले। इसी तरीके से जब भी हमें एक्सपेंस हुआ हम वो उसी टाइम रिकॉर्ड कर लेंगे, चाहे हमने उसकी पेमेंट की चाहे ना की हो, ठीक है। उसके बाद था बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कि बिजनेस और जो उसका ओनर होता है वो दोनों अलग अलग होते हैं। अगर बिजनेस ओनर से कुछ ले रहा है तो वो एज अ कैपिटल माना जाता है, एज अ क्रेडिट बिजनेस को पे करना होगा। और ऐसे ही अगर ओनर बिजनेस से कुछ ले रहा है तो ऑनर को वो बिज़नेस को पे करना होगा। मनी मेजरमेंट का मतलब क्या होता है कि ओनली मनी वाली ट्रांजैक्शंस ही हम इसके अंदर रिकॉर्ड करते हैं और कोई भी ट्रांजैक्शन इसमें रिकॉर्ड नहीं होती। अकाउंटिंग पीरियड का मतलब क्या होता है कि एक फाइनेंशियल ईयर डिसाइड कर लिया गया है लॉ के द्वारा, जो हर एक फर्म जो है उसको फॉलो करेगी। दैट इज़ 1 अप्रैल से 31 मार्च का जो फाइनेंशियल ईयर है वो हर कोई फॉलो करेगा टू प्रिपेयर देयर अकाउंट्स। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब है कि जो भी हमारी फिक्स्ड एसेट्स होंगी वो हमारी ओरिजिनल कॉस्ट पे जो है रिकॉर्ड की जाएंगी। अगर उनके अंदर इन्फ्लेशन की वजह से कोई भी इंक्रीज़ होती है वैल्यू, हम उसको रिकॉर्ड नहीं करते। ड्यूल एक्सपेक्ट का मतलब क्या था कि हर एक ट्रांजैक्शन, हर एक अकाउंट के दो एस्पेक्ट होते हैं, दो पहलू होते हैं। एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। जितने अमाउंट से हमने डेबिट किया है उतने ही अमाउंट से हमें क्रेडिट करना होता है, ताकि जो हमारी एसेट्स हैं और जो हमारी लाइबिलिटीज़ है वो हमारी क्या आ सके, इक्वल आ सके, और हमें एक ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन का पता चल जाए। रिवेन्यू रिकॉग्निशन का मतलब क्या था कि रिवेन्यू जिस टाइम भी होगी वो उसी टाइम रिकॉर्ड कर ली जाएगी, ठीक है। अगर वो हमारे जिस मंथ से रिलेटेड है वो उसी मंथ में रिकॉर्ड की जाएगी। अगर हमें कुछ एडवांस में मिला है तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, वो हम हमारी इनकम से डिडक्ट कर लेंगे। और अगर कोई रिवेन्यू हुई है, हमें उसकी पेमेंट नहीं रिसीव हुई है, तो भी हम उसे रिकॉर्ड कर लेंगे, क्योंकि हम वो अर्न कर चुके हैं, हम उसकी ओनरशिप ट्रांसफ़र कर चुके हैं। इट मीन्स वो अर्न हो चुकी है तो हम उसे रिकॉर्ड करेंगे। मैचिंग कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है कि जो हमारे रिवेन्यू होते हैं और जो हमारे एक्सपेंस होते हैं वो इक्वल होने चाहिए, ताकि हमें हमारे ट्रू नेट प्रॉफिट्स का पता चल जाए। ऑब्जेक्टिविटी कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है कि जो हमारा डाटा होगा, अकाउंटिंग डाटा, वो अनबाइज्ड होना चाहिए, फैक्टफुल होना चाहिए, ताकि हमें एक ट्रू प्रेजेंटेशन मिले, वो इजीली अंडरस्टैंडेबल हो हर किसी के द्वारा, ठीक है। तो ये 11 कॉन्सेप्ट्स हमने इसके अंदर पढ़े हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अगर कुछ भी समझ में ना आए तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि आपको कौन सा समझ नहीं आया, मैं आपको वो दोबारा से अलग से वीडियो में बता दूँगी। तो ये अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट सभी आपने दोबारा से पढ़ने हैं, इसके प्रॉपर नोट्स बनाने हैं और इसको लर्न करना है और इसको समझना है, ठीक है। और आगे हम इनको फॉलो भी करेंगे। जब हम जर्नल लेजर बनाएंगे तब हम इन अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो भी करेंगे रिकॉर्डिंग के टाइम पे, तो वो और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे जब हम उनको प्रैक्टिकली करेंगे। तो अभी के लिए इतना पढ़ो, इसको समझो, इसके नोट्स बनाओ। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है ये, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो ठीक है, ये सब कुछ आपने करना है। बाय बाय।